हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस। बीएससी पार्ट फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट हम कर रहे थे, जिसमें हमने रिएक्टेंट एंड टाइप ऑफ रिएक्शंस कर लिए थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द एनर्जी कंसिडरेशन इन ऑर्गेनिक रिएक्शन। इसके बेसिस पे जो रिएक्शंस हैं उनको दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सबसे पहले हमें ये समझना है कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं। तो हमारा अभी आज का जो टॉपिक है दैट इज़ एनर्जी कंसिडरेशन इन ऑर्गेनिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो होंगी जिनमें रिएक्टेंट की जो एनर्जी है वो प्रोडक्ट से कम होगी। रिएक्शन में एनर्जी आपको देनी होगी, इनपुट होगी। उन रिएक्शंस को एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहेंगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस हैं जिनमें रिएक्शंस में एनर्जी हमें मिलेगी। इट मीन्स रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट से ज़्यादा होगी। बनने वाला प्रोडक्ट रिएक्टेंट से एनर्जी कम रखेगा और एनर्जी रिलीज़ होगी। तो ये बेसिक डिफरेंस है। जूनियर क्लासेस में हम ये पढ़ के आ चुके हैं कि क्या एंडोथर्मिक होती हैं। बस ये थोड़ा सा रिवीजन कि हाँ थोड़ा समझ लें। अगर अब हम भूल गए हैं तो थोड़ा हमें पता हो कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं। ओके, सेकंड थिंग जो हम रिएक्शंस का एनर्जी कंसिडरेशन करेंगे वो गिब्स फ्री एनर्जी के बेस पे करेंगे। दिस इज़ बेस्ड ऑन द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स जो है वो आपके एसच फर्स्ट ईयर में नहीं है, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में थर्मोडायनेमिक्स आपके फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। वैसे आप 11-12 थर्मोडायनेमिक्स पढ़ के आए हो, बेसिक नॉलेज आपको है, और वहाँ आपने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में एक इक्वेशन पढ़ी होगी, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। यहाँ डेल जी जो है वो आपका है गिब्स फ्री एनर्जी, डेल एच जो है दैट इज़ एंथैल्पी एंड डेल एस दैट इज़ एंट्रोपी, टी इज़ टेम्परेचर। डेल मीन्स चेंज, यानी गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज जो है वो इक्वल होगा एंट्रोपी और एंथैल्पी में जो चेंज हो रहा है उनसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। मतलब एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी माइनस चेंज इन एंट्रोपी मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर। तो इसके बेसिस पे ही एनर्जी कंसिडर की जाती है। अब अगर हम एक रिएक्शन के बेसिस पे इसको समझें, फॉर एग्जांपल वी हैव अ रिएक्शन A प्लस बी कन्वर्ट इन अ C प्लस टी। तो इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट अगर हम निकालें तो ये हम जूनियर क्लासेस में करके आए हैं, तो इसको तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं, इसको समझा नहीं रही हूँ यहाँ पे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम अगर लेके चलेंगे तो चैप्टर बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी एनर्जी का जो रेट कांस्टेंट है, जिस रेट से रिएक्शंस हो रही है, रिएक्शन वैसे रेट कांस्टेंट क्या होता है चलो एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ। ए और बी में रिएक्शन हो रही है, सी डी का फॉर्मेशन हो रहा है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे रिएक्शन जो है जितनी फॉरवर्ड हो रही है उतनी बैकवर्ड डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाएगी। तो वो जो पॉइंट है उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट, और उस पे एक कैलकुलेटेड वैल्यू होती है जिसको हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट। कैलकुलेटेड वैल्यू है और इसको कैलकुलेट करते हैं उस पॉइंट पे कंसंट्रेशन ऑफ सी और डी और कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी के बेस पे। मतलब प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो रेट कांस्टेंट की वैल्यू डिटरमाइन करती है। और इसके बेसिस पे अगर हम गिब्स फ्री एनर्जी को कैलकुलेट करें तो दैट इज़ गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू माइनस 303 आर टी। आर यहाँ पे है गैस कांस्टेंट एंड टी इज़ अ टेम्परेचर लॉग की। तो इस तरह से भी हम रेट कांस्टेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग जो है, अगर हम यहाँ पे डेल एच, यहाँ पे डेल एच और डेल एस को समझें, भाई ये किस तरह से रेट की रिएक्शन को, भाई ये तो हमें पता है रेट कांस्टेंट है, रिएक्शन की रेट को इफ़ेक्ट करेगा। डेल एच और डेल एस किस तरह से रेट की रिएक्शन को इफ़ेक्ट करेंगे, तो ये हम थोड़ा देखते हैं।
तो सबसे पहली बात तो ये कि समझें कि डेल एच की वैल्यू क्या होती है। डेल एच की जो वैल्यू होती है चेंज इन एंथैल्पी है, यानी कि जो एंथैल्पी में चेंज होगा। तो इसको हम क्या से कैलकुलेट करेंगे, जो आपके रिएक्टेंट की बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट एक से ज़्यादा हो सकते हैं तो इसका समेशन ले लेते हैं, मतलब सम ले लेते हैं, माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की जो बॉन्ड एनर्जी है उसमें से हम माइनस कर लें। इनका जो डिफरेंस है वो एंथैल्पी चेंज होगा, इनका जो डिफरेंस है वो एंथैल्पी चेंज होगा। अगर ये एनर्जी पॉजिटिव में आ रही है, मतलब रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट की कम है, तो जो रिएक्शन है वो आपकी एक्सोथर्मिक होगी। और अगर ये नेगेटिव में आ रही है, यानी रिएक्टेंट की कम है, प्रोडक्ट की ज़्यादा है, तो नेगेटिव में आएगी ऑब्वियसली, तो ये प्रोसेस जो है वो एंडोथर्मिक होगी। सेकंड में मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एंथैल्पी चेंज जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। ये सिर्फ और सिर्फ एंथैल्पी या इंटरनल एनर्जी या यूँ कहेंगे बॉन्ड एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर पे डेल एच का कोई इफेक्ट नहीं होता। ये पॉइंट आपका कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, वहाँ इसके बेस पे क्वेश्चन बनेगा। ग्रेजुएशन पे इसके बेस पे क्वेश्चन जैसे डायरेक्ट पूछने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन एक नंबर का क्वेश्चन जो है बन भी सकता है। नेक्स्ट है आपका एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होता है, डिसऑर्डर। एंट्रोपी किसी भी सिस्टम में अव्यवस्था जो है, किसी भी सिस्टम की जो डिसऑर्डर जो है उसको हम एंट्रोपी कहते हैं। अच्छा, अब ये सिंपल सी चीज़ है, सॉलिड गैस 3 स्टेज हैं, तो सबसे ज़्यादा डिसऑर्डर किस में होगा, गैसेस स्टेज में, उससे कम लिक्विड में और सबसे कम सॉलिड में। सॉलिड में डिसऑर्डर सबसे कम होगा क्योंकि पैकिंग क्लोज पैकिंग है, रिजिड स्ट्रक्चर है, नॉन कंप्रेसिबल है, तो यहाँ पे एंट्रोपी मिनिमम होगी। जैसे जैसे हम किसी भी सिस्टम, अगर हम रिएक्शन को देखें तो अगर रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में गैस के पार्टिकल जिस साइड ज़्यादा होंगे, इट मे बी इन रिएक्टेंट साइड, इट मे बी इन प्रोडक्ट साइड, तो उसी साइड की एंट्रोपी ज़्यादा होगी जहाँ पे गैस के पार्टिकल्स का नंबर ज़्यादा है। तो इसको इसी हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंट्रोपी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, एंथैल्पी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, एंट्रोपी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। भी टेम्परेचर के बेस पे सॉलिड लिक्विड गैस स्टेज आ रही है, जब पार्टिकल को आप टेम्परेचर दे दोगे तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, उसका मूवमेंट भी बढ़ जाएगा, उसके पास काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, तो ऑब्वियस है एंट्रोपी जो है वो टेम्परेचर से इफेक्ट होगी। नेक्स्ट जो है एंट्रोपी, किसी भी रिएक्शन में अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं, जैसे एक रिएक्शन मैं करवाऊँ, ए से हम बना रहे हैं बी प्लस सी, तो यहाँ पे क्या है, एक पार्टिकल है, यहाँ पे 2 पार्टिकल आ गए, तो एंट्रोपी इंक्रीज होगी, एंट्रोपी इंक्रीज होगी। एक चीज़, गैस के पार्टिकल जिस साइड है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट साइज में, जिस साइड ज़्यादा गैस पार्टिकल होंगे एंट्रोपी उसकी ज़्यादा होगी। एंट्रोपी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, एंट्रोपी पार्टिकल्स के नंबर पे भी डिपेंड करेगी। ओके, द नेक्स्ट थिंग जो है, अब एंट्रोपी और एंथैल्पी जब हमने समझ ली भाई क्या एंट्रोपी है और सॉरी एंथैल्पी है ये और क्या एंट्रोपी है। टेम्परेचर हमें पता है किसी भी क्रिटिकल टेम्परेचर पर जिस पर रिएक्शन हो रही है, तो अब रिएक्शन को किस तरह से ये इफ़ेक्ट करेंगे इसको हम एक बार देखते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो इफ़ेक्ट होगी उसको हम देखते हैं। देखो, इसको हम एक छोटे से मैंने एक टेबल आपके लिए बना के रखी है, उसके बेसिस पे समझते हैं। अगर एंट्रोपी और एंथैल्पी को हम एक दूसरे से कोरिलेट करें, मतलब ये एक टेबल है, अगर एंथैल्पी की वैल्यू लेस देन ज़ीरो है, लेस देन ज़ीरो है एंड एंट्रोपी की वैल्यू मोर देन ज़ीरो है, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी ऑल टेम्परेचर पे। इसको आप यहाँ देखो, आपका जो फॉर्मूला है वो है डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। अब इसको हमने लेस देन ज़ीरो कर दिया, ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू जो है वो लेस कर दी और इसकी वैल्यू हमने मोर कर दी, ठीक है। तो डेल जी की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, भाई नेगेटिव वाला पार्ट हमने बढ़ा रखा है यहाँ पे, तो डेल जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी।
अगर डेल जी की वैल्यू नेगेटिव में है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, मतलब अपने आप होगी, और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जो बनेगा उसकी क्वांटिटी, यील्ड बोलते हैं अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को, तो यील्ड जो है हमें सफिशिएंट अमाउंट में मिलेगा, हाई अमाउंट में मिलेगा। ओके, नेक्स्ट कंडीशन, डेल एच जो है यानी एंथैल्पी जो है वो मोर देन जीरो है और डेल एस भी जीरो है, मोर देन जीरो, मतलब दोनों की वैल्यू पॉजिटिव में। यहाँ तो इसकी वैल्यू नेगेटिव में है, ये भी नेगेटिव में, ये भी नेगेटिव में, तो ये नेगेटिव में ही आना है। लेकिन यहाँ इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव में है और इसकी भी वैल्यू पॉजिटिव में, तो ये इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव में, तो उस कंडीशन में अगर टी हाई है तो ये ज़्यादा हो जाएगा ये वाला पार्ट। इसके लिए, इस वाली सिचुएशन के लिए अगर हम देखें, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस डेल एस। अब इन दोनों की वैल्यू तो हमने लगभग बराबर कर दी, दोनों को ही जीरो से ज़्यादा कर दिया, तब हमारा ये इफेक्टिव होगा। तो टी अगर हाई है तो क्या होगा, ओवरऑल ये वैल्यू नॉमिनेट करेगी, मतलब नेगेटिव में हमारे डेल जी की वैल्यू आ जाएगी। तो फिर से रिएक्शन कैसे हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस। फिर से रिएक्शन कैसी हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस। देखो फिर से एक बार इस चीज़ को समझो, डेल जी की अगर वैल्यू नेगेटिव आएगी तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। पहली कंडीशन ये है कि डेल एच कम हो जाए, लेस देन जीरो हो जाए, और डेल एस जो है वो मोर देन जीरो हो, तो ये वैल्यू नेगेटिव वाली ज़्यादा होगी, ओवरऑल जी की वैल्यू नेगेटिव में आ गई। दूसरी है कि भाई ये वैल्यू हाई है और ये भी वैल्यू हाई है, उस कंडीशन में टी भी अगर हाई हो जाए तो ये वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी और उससे हमारा डेल जी जो है वो नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, तीसरी कंडीशन जो है, डेल एस लेस देन ज़ीरो हो और डेल एच जो है वो भी लेस देन ज़ीरो हो, वो भी लेस देन ज़ीरो हो, तो उस कंडीशन में रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी लो टेम्परेचर पे। जब कब